टेबलेट्स, बल्कि 5.5 लाख टेबलेट्स 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को उसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें। क्लासरूम जो है उनके स्मार्ट क्लासरूम्स बने। हरियाणा इज द ओनली स्टेट जहां 5.5 लाख टेबलेट्स एक साथ स्कूल एजुकेशन में बांटे गए, एक साथ। बहुत लोग हैरान हुए कि आपने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए के लगभग इसका खर्चा हमने इस वक्त किया है। ये ठीक है कि वो सारा अभी अंडर प्रोसेस होने के नाते से कुछ कठिनाइयां भी उसमें आई हैं, लेकिन उनको दूर कर रहे हैं कि बच्चे को किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के माध्यम से और ये चीजें पूरी की जा सकती हैं। कहने को शिक्षा के नाते से बहुत से ऐसे विषय हैं जिसके लिए हम आगे काम कर रहे हैं। जीरो ड्रॉप आउट, इस पॉलिसी पर हम काम कर रहे हैं कि कोई ड्रॉप आउट ना रहे, और उसके लिए भी हमने स्कूल एजुकेशन के जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, उनके जिम्मे लगाया है। थोड़ा थोड़ा क्षेत्र बांट के दिया है। हमने जितने भी सिटीजन हैं हरियाणा के, सबको परिवार पहचान पत्र पर एनरोल किया है। पता है कि 6 वर्ष से लेकर के और 18 वर्ष तक के कितने बच्चे हमारे समाज में हैं। ऐसा लगभग 48 लाख ये बच्चे हैं 6 से लेकर के 18 वर्ष तक। उसकी ट्रैकिंग की गई है। ट्रैकिंग कर रहे हैं कितने सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कौन कौन प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, कौन ऐसे हैं जो इन दोनों जगह नहीं हैं। तो लगभग 2 लाख के आसपास बच्चे ऐसे जो इन स्कूलों में नहीं पाए गए। अब ध्यान किया कि आखिर 2 लाख बच्चे क्या कर रहे हैं। कुछ तो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल, उनके अंदर ये बच्चे मिले। 1000 के लगभग ये स्कूल हैं, तो इसमें भी कोई 30-40 हजार बच्चे तो अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूलों में पढ़ते हैं। कुछ बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। बहुत ऐसे हैं जो ना प्राइवेट स्कूल में, ना सरकारी स्कूल में, ना अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल में है। मदरसों के अंदर उनके अलग अपनी शिक्षा का प्रबंध होता है। हालांकि उस पर भी हमने विचार किया कि कुछ बातें उन स्कूलों में भी लागू कराई जाए, ताकि देश की मुख्य धारा में बच्चे सारे वो आ सके। कुछ बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते हैं। अभी तक गुरुकुलों का भी रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ नहीं हुआ है। और कुछ ही बच्चे ऐसे निकलेंगे, प्रोसेस चल रही है, जिसके अंदर जो भी किसी भी स्कूल में नहीं जाते, शायद वो घर में ही बैठे हैं, किन्हीं कारणों से बैठे होंगे। माता पिता की नहीं स्थिति होगी पढ़ाने की, या उस बच्चे से वो कोई काम कराते होंगे। लेबर, चाइल्ड लेबर अपने आप बहन है, लेकिन फिर भी कुछ परिवार लाचार हो सकते हैं। एक एक करके परिवार में जाके उनको ढूंढ रहे हैं, और अगले साल तक मैं ये विश्वास करता हूं कि जीरो ड्रॉप आउट पॉलिसी पर हम कंप्लीट खरा उतरेंगे। कोई बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। तो ऐसे सब कामों के लिए हमने सिस्टम बनाए हैं। जहां तक हायर एजुकेशन का विषय है, हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज होगा। कोई भी हमारी बहन बेटी, उसको 10 किलोमीटर इधर या 10 किलोमीटर इधर अपने घर से उसको अवसर पढ़ाई का मिलना चाहिए। इससे ज्यादा उसको ट्रेवल न करना पड़े, और ट्रेवल करते समय उनकी सुरक्षा का भी पूरा हमने ध्यान दिया है। स्पेशल बसें चलाई हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र के विषय में आपको बता रहा हूं। देखिए, हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, शायद ये हमारी कल्पना से बाहर होगा, लेकिन गांव में जहां 10-10 किलोमीटर तक कॉलेज नहीं है, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूट नहीं है, वहां बच्चों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हमने छापसू नाम से योजना बनाई है, छात्रा परिवहन सुरक्षा। तो इस योजना पर भी काम कर रहे हैं। 150 के लगभग बसें हमने स्पेशल दी हैं, और भी आवश्यकता पड़ने पर हर एक कॉलेज में, हर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एक ट्रांसपोर्ट का नोडल अधिकारी बनाया है कि किसी बच्चे को आने जाने में तकलीफ न हो। हम फ्री ऑफ कॉस्ट वो शिक्षा पढ़ने में जो छात्राएं जाती हैं, उनको सारा सिस्टम देते हैं, ताकि उसमें से वो आगे बढ़ सके। स्कूलों में भी एक योजना और लागू की है कि गांव के अंदर 6500 गांव हैं, लेकिन हर गांव में सीनियर सेकेंडरी की व्यवस्था भी नहीं है, हर गांव में सभी स्ट्रीम्स भी नहीं है। तो उसके लिए एक क्लस्टर की योजना बनाई गई है। उस क्लस्टर में यानी 1400 क्लस्टर हैं, अर्थात हर 4 गांव पर, 5 गांव पर एक क्लस्टर। उस एक क्लस्टर में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जरूर होना चाहिए, जिसके अंदर कॉमर्स की स्ट्रीम, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस सभी स्ट्रीम्स उसमें रहनी चाहिए। और साथ में स्किलिंग का काम भी स्कूलिंग के साथ जुड़ा है, ताकि स्किल प्राप्त करके आगे अगर कोई +2 के बाद, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बाद न पढ़ना चाहे, अपना रोजगार करना चाहे, तो उसको स्किलिंग के माध्यम से हुनर का विकास किया जाए, ताकि वो भी अपना कोई काम कर सके। हरियाणा का हर परिवार का कोई एक व्यक्ति किसी प्रकार का रोजगार करे, ये हमारा आगे चल कर एक स्वावलंबन के नाते से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिस पर काम कर रहे हैं। तो मित्रों, पूरा जो स्कूल है, पूरा जो कॉलेज है, पूरी शिक्षा है, इस शिक्षा में जो नई
पॉलिसी शिक्षा हमारी बनी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको हम बहुत जल्दी लागू करके अच्छे परिणाम शिक्षा में से कैसे निकलें, इस पर हम काम कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर स्कूल में जिस प्रकार का वातावरण होता है, बच्चे जो स्कूल के आते हैं वो बहुत ही एक ऐसी आयु के लोग होते हैं, उस पर हमारे अध्यापकों को भी बहुत ध्यान रखना होता है। कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, कच्ची मिट्टी को जैसे भी ढाला जाए वैसे वो ढल जाते हैं। और अध्यापक के प्रति श्रद्धा का भाव ये भी उनका बनता है। हमारे पेरेंट्स भी बहुत बैठे हैं यहाँ, कभी कभी ऐसा उदाहरण आता है, टीचर ने कुछ पढ़ाया, अध्यापक ने एक्सरसाइज बुक पर या कहीं भी उसको पढ़ाते समय कहा कि जाओ घर में माता पिता के पास बैठ करके होमवर्क करना। और होमवर्क करते हुए मान लो ऐसा कभी उदाहरण आता हमारे सामने आए हैं कि माताजी या पिताजी या भाई पढ़ाते हुए कहते हैं कि ये जो लिखा है ना ये टीचर ने ठीक नहीं लिखा, इसमें कोई कमी है, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। बच्चे के मन में इतनी श्रद्धा होती है अपने टीचर के प्रति कि नहीं नहीं ये हमारे टीचर ने लिखा वही ठीक है, आप जो बता रहे हैं ठीक नहीं है। ये बात भी अलग है कि फिर वो टीचर को जाके बताता है कि मम्मी ने, पापा ने, भैया ने हमको कहा ये ठीक नहीं है। हो सकता है उस समय टीचर को लगे कि हाँ बात तो ठीक है, जो मैंने लिखा वो ठीक नहीं है, और उसके बाद कहता है नहीं तुम्हारे मम्मी ने, पापा ने जो लिखा था वो ठीक है, तब वो जाकर के उसको मान करके ठीक कर लेता है। यानी अध्यापक के प्रति इतनी श्रद्धा होती है कि माँ के प्रति माँ का प्यार होता है, माँ के प्रति मान सम्मान भी वो करता है, लेकिन जब माँ और गुरु के अंदर अंतर करता है तो गुरु की बात पहले मानता है। ये बच्चों का एक स्वभाव होता है श्रद्धा का।